केमिकल काइनेटिक्स में इसके पहले के वीडियो में आपको काफी कुछ चीजें बताई गई थी और अब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के आगे के टॉपिक्स के बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें आपका पहला इसमें आता है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी, टक्कर सिद्धांत। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को स्टार्ट होने के लिए ये आवश्यक होता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, आपस में टकराएं। ये आवश्यक कंडीशन है किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने की। जो आवश्यक कंडीशन है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में कोलिजन होना अनिवार्य है। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है इसका कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के मध्य होने वाले सभी कोलिजन्स के फलस्वरूप अभिक्रिया हो जाए, ये संभव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। मतलब जिन कोलिजन्स के फलस्वरूप अभिक्रिया होती है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन कोलिजन्स को इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं। इफेक्टिव कोलिजन्स करने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास उनकी एवरेज एनर्जी से कुछ अधिक एनर्जी का होना अनिवार्य होता है। तो जिन कोलिजन्स के फलस्वरूप रिएक्शंस होते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन होते हैं, उन कोलिजन्स को इफेक्टिव कोलिजन के नाम से जाना जाता है। इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए मॉलिक्यूल के पास जो एवरेज एनर्जी से थोड़ी अधिक मात्रा में ऊर्जा रहती है, उस ऊर्जा को हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, यानी सक्रिय ऊर्जा। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा इसका पॉइंट ये है, नेक्स्ट पॉइंट, कि रिएक्शन होने के लिए अर्थात प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए केवल एक्टिवेशन एनर्जी ही हो, यही जरूरी नहीं है। एक पॉइंट का होना और भी आवश्यक हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी केमिकल रिएक्शन में दो मॉलिक्यूल हैं, A2 प्लस B2, और ये परस्पर मिलकर के AB मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहा है। तो अब इन मॉलिक्यूलों का जो ओरिएंटेशन होना चाहिए वो फेवरेबल होना चाहिए। ओरिएंटेशन फेवरेबल का मतलब ये हुआ, मॉलिक्यूल अगर A2 ये हो गया प्लस B2, ऐसे हम लिख सकते हैं। लिखने का दूसरा तरीका ये भी हो सकता है A2 प्लस B2। ठीक है। तो अब यहां पे हम सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल आपस में इजीली कोलाइड कर सकते हैं, ये एटम आपस में आसानी से कोलाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोलिजन के चांसेस ज्यादा बनते हैं ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो जितना ज्यादा कोलिजन होगा, रिएक्शन उतना ही तेजी से आगे प्रोसीड करता है, प्रोडक्ट उतना ही तेजी से फॉर्मेट होता है। यानी यहाँ दो AB मॉलिक्यूल के बनने के चांसेस नजर आ रहे हैं। इस केस में क्या है कि ये दोनों एटम तो यहाँ पे कोलाइड आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये जो एटम यहाँ पे आप देख रहे हैं A और B एटम्स को, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इनके कोलिजन की जो संभावना है वो काफी हद तक यहाँ पे कम है। कम चांस होने के कारण यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ AB का एक मॉलिक्यूल बनेगा। तो ज्यादा चांसेस इस केस में दिख रहा है। तो ये हमारा जो मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन है, ये फेवरेबल ओरिएंटेशन कहा जाएगा। फेवरेबल ओरिएंटेशन। ठीक है। और ये जो ओरिएंटेशन है ये नॉन फेवरेबल ओरिएंटेशन होगा। तो ये कोलिजन थियरी का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉर द इफेक्टिव कोलिजन्स द ओरिएंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स शुड बी फेवर्ड इन विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेटर अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है। लास्ट इसका पॉइंट ये है कि किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है, मतलब अभिक्रिया की जो दर होती है, वो प्रभावी टक्करों की संख्या प्रति लीटर प्रति सेकंड पर डिपेंड करती है। मतलब नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन जितनी अधिक संख्या में होगा, रिएक्शन उतनी ही तेजी से आगे प्रोसीड करेगा, अभिक्रिया की जो दर होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है। तो ये टोटल आपके 5 पॉइंट्स थे। एक बार फिर से समझ लो ध्यान से। पहला कि रिएक्शन होने के लिए आवश्यक है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का आपस में टक्कर होना। दूसरा, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच होने वाले सभी टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रिया नहीं होती है, ना तो प्रोडक्ट ही बनते हैं, बल्कि जिन टक्करों के फलस्वरूप अभिक्रियाएं होती हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, उन टक्करों को प्रभावी टक्कर यानी इफेक्टिव कोलिजन कहा जाता है।
तीसरा, इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए ये आवश्यक है कि मॉलिक्यूल के पास जो उनकी ऊर्जा है वो समस्त मॉलिक्यूल की एवरेज एनर्जी से थोड़ी सी अधिक मात्रा में होनी जरूरी है। इस ऊर्जा को हम एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। चौथा पॉइंट ये है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन एक दूसरे के सापेक्ष फेवरेबल होना चाहिए, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। फेवरेबल कंडीशन क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन उनका फेवरेबल होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट ये है कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो प्रति सेकेंड इफेक्टिव कोलिजन्स की संख्या पर डिपेंड करता है। मतलब प्रति सेकेंड अगर इफेक्टिव कोलिजन्स जितना ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की जो स्पीड है वो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये रहा कोलिजन थ्योरी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कंपटीशन में कभी कभी पूछ दिए जाते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टिव कोलिजन की संख्या पर डिपेंड करता है या नहीं करता है। तो हम दिखा सकते हैं कि हाँ, जितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होंगे रेट ऑफ रिएक्शन उसी रेट में आगे प्रोसीड करता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद की टॉपिक है आपकी रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट के बारे में मैंने एक दिन बता ही दिया था कि जनरल मान लो रिएक्शन चल रहा है A टेंड्स टू प्रोडक्ट। ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ A। ठीक है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन बताता है कि अगर कोई सामान्य अभिक्रिया चलती है तो उस अभिक्रिया का जो वेग होता है उस अभिक्रिया में इन्वॉल्व हुए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में शो करते हैं। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन ये भी लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हटाएंगे, समानुपाती वाले चिन्ह को बराबर लगाएंगे, कांस्टेंट के से गुणा कर देते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए। के क्या है, के को ही हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट या वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब इसकी अगर यूनिट की बात कर ली जाए तो अलग अलग रिएक्शंस में के की यूनिट अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग रिएक्शंस में जो के यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट है वो अलग अलग हो जाती है। बात समझ में आया? अब यहां इसी से संबंधित एक टॉपिक आती है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि हमको रिलेशन दिखाना है के और टी के मध्य। ये कभी कभी कंपटीशन में एग्जामों में पूछ दिए जाते हैं कि किसी रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने पर उस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, स्थिर रहेगा या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब जो टेम्परेचर का इफेक्ट है इस पॉइंट को हम इस हेडिंग के तहत समझ सकते हैं। और कैसे समझाया गया तो समझिएगा। आर्रेनियस ने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक समीकरण दिया था। ठीक है, आर्रेनियस इक्वेशन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आर्रेनियस इक्वेशन भी कभी कभी पूछ देता है एग्जामों में कि करेक्ट आर्रेनियस इक्वेशन क्या है। तो होता है K इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। ये है आर्रेनियस इक्वेशन। बात समझ में आया? के क्या है, रेट कांस्टेंट है। कैपिटल ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसको बोलते हैं। स्मॉल ई को एक्सपोनेंशियल टर्म बोला जाता है। ए क्या है, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अभी इसके पहले हमने आपको समझाया था इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे हम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहते हैं। आर आपका गैस कांस्टेंट होता है। टी टेम्परेचर ऑन एब्सोल्यूट स्केल। ठीक है, अब इस समीकरण के दोनों पक्षों का अगर हम लॉग ले लें तो हो जाएगा ln k इक्वल टू ln a। और ये नियम यहाँ पे लॉग का लगता है, log a इंटू बी यदि होता है तो log a प्लस log b हो जाता है। तो प्लस log, अब देखिए e टू द पावर, यहाँ पे log के ln ले लो, ln e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ln k इक्वल टू ln a। अब देखिए ये टर्म आ जाएगा आगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस EA अपॉन RT। अब ln को log में चेंज कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2.303 log k
इज इक्वल टू 2.303 log a माइनस EA अपान RT। ठीक है, इस इक्वेशन को पूरे समीकरण को 2.303 से हम डिवाइड यदि कर दें तो हमारा इक्वेशन मिलेगा log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपान 2.303 RT। ये जो समीकरण बना ये आर्यनीय समीकरण का मैथमेटिकल टर्म है, मैथमेटिकल फॉर्म है। अब इस इक्वेशन की सहायता से हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे log k का मान प्रोसीड करता जाता है, मतलब बढ़ता जाता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है, मतलब जो रेट कांस्टेंट होता है, उसका मान क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। और इस चीज को एक और तरीके से समझा जा सकता है ग्राफ खींच करके। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अगर हम ये ग्राफ प्लॉट करें, ठीक, तो ये जो समीकरण है इसको हम y बराबर mx प्लस सी के रूप में सजा सकते हैं। ठीक है, और वो समीकरण यहां से हम समझ सकते हैं, इसको मान लो y है और ये है आपका 1/t मान लीजिए, वो आपका x हो जाएगा और ये पूरा फॉर्म आपका जो हो जाएगा वो m हो जाएगा। बात समझ में आया? तो mx और ये प्लस c। ठीक है, तो ये y बराबर mx प्लस c का एक रूप है, ये जो इक्वेशन है। तो y और x मतलब 1/t और ये है आपका log k। ठीक है, मतलब y एक्सिस। अगर ग्राफ खींचा जाए 1/t और log k के भिन्न भिन्न मानों के तहत यदि ग्राफ खींचते हैं तो ऐसे हमें एक सीधी रेखा मिलती है। ठीक है, और इस सीधी रेखा को आप आगे से आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेप्ट मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस c होता है log a। वो क्या है आपका log a। और इस रेखा की जो प्रवणता है, मतलब जिसको स्लोप कहते हैं, वो स्लोप आपका हो जाएगा माइनस EA अपान 2.303 R। ठीक है, तो स्लोप हो जाएगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू माइनस EA अपान 2.303 R के। तो इस इक्वेशन से साफ साफ देख सकते हो कि जैसे जैसे हम ये 1/t है तो हम जब इधर की तरफ आएंगे तो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और आगे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा, क्योंकि ये 1/t फॉर्म में है। तो जैसे जैसे हम आगे आते जा रहे हैं वैसे वैसे ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, मतलब k का मान क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आई? तो इससे ये क्लियर है कि जैसे हम किसी टेम्परेचर का, किसी रिएक्शन का जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का मान भी बढ़ता जाता है, मतलब अभिक्रिया का वेग स्थिरांक टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ बढ़ता जाता है। ये बात दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये भी अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो व्हेन यू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए केमिकल रिएक्शन द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन विल आल्सो बी इंक्रीज्ड। ठीक है, अब इस समीकरण के आधार पे हम एक और समीकरण डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं और वो समीकरण कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए ये समीकरण है। अब इस समीकरण के आधार पे दो इक्वेशन हम अलग अलग रिएक्शंस के लिए बना सकते हैं। log k1 इज इक्वल टू log, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये तो वही रह जाएगा, माइनस EA अपान 2.303 RT1। ठीक है, अलग अलग टेम्परेचर पे यदि हम देख लें तो फिर इसी तरह log k2 इक्वल टू हो जाएगा log a माइनस EA अपान 2.303 RT2। अब घटा दीजिए इस समीकरण में से, इस समीकरण को आप घटा दो तो हो जाएगा log k1 माइनस log k2 इज इक्वल टू, आप इतना माइनस इतना करेंगे तो ये माइनस से ये प्लस वाला कट जाएगा, ये माइनस वाला टर्म प्लस हो जाएगा और ये माइनस का माइनस ही रह जाएगा। तो प्लस वाले टर्म को हम पहले लिख सकते हैं, यानी हो जाएगा EA अपान 2.303 R। कॉमन भी ले लो, दोनों टर्म में कॉमन है ये, तो बचेगा 1/T2 माइनस 1/T1। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण के द्वारा
हम अलग अलग टेम्परेचर यदि हमें मालूम हो, अलग अलग रेट कांस्टेंट यदि पता हो, तो हम उस किसी रिएक्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन का काउंटिंग कर सकते हैं। मतलब अलग अलग टेम्परेचर यदि हमें मालूम है, अलग अलग टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट भी हमको यदि पता है, तो रिएक्शन के एक्टिवेशन एनर्जी की काउंटिंग हम कर सकते हैं। यहां से log K1 माइनस K2 है, तो इसको आप लिख सकते हो log K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू, ये सारा टर्म इसके नीचे आ जाएगा। तो ये रहा आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ एनी रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है? तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये हुआ आणविकता, हिंदी में इसको आणविकता कहते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के प्रारंभिक स्टेप में, मतलब इनिशियल स्टेप में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट के जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भाग लेते हैं अभिक्रिया के प्रारंभिक स्टेप में, वो संख्या उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। इस आधार पर, मॉलिक्यूलरिटी के आधार पर रिएक्शन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब ये हुआ, कुछ रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, तो कुछ रिएक्शंस एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होते हैं। तो जो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, उस अभिक्रिया को एलिमेंट्री रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ऐसे रिएक्शंस जो सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं उनको एलिमेंट्री रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, लेकिन जो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में कंप्लीट होते हैं उनको किस नाम से जानते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट होने वाले रिएक्शंस, जैसे मान लो आपने ले लिया 2NO प्लस O3 इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 2NO2 प्लस O2। ये रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट होता है, तो एक ही स्टेप में कंप्लीट होने के कारण ये रिएक्शन आपका एलिमेंट्री रिएक्शन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर ये रिएक्शन बात किया जाए 2NO2 प्लस O3 इज इक्वल टू N2O5 प्लस O2, ये रिएक्शन अगर कहा जाए तो ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं होगा। बात समझ में आया? क्यों? क्योंकि इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में एक ही स्टेप नहीं इन्वॉल्व होगा, बल्कि एक से अधिक स्टेप इसमें आते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये हुआ कि कोई भी रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन तब माना जाएगा जब वो रिएक्शन एक ही स्टेप में कंप्लीट हो, और यदि कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप्स में कंप्लीट होता है तो उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं उनकी टोटल संख्या उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। कुछ रिएक्शन में केवल एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी एक हो जाएगी, उसे हम यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहेंगे। दो रिएक्टेंट अगर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे मान लो ये रिएक्शन है A टेंड्स टू प्रोडक्ट, ठीक है, तो एक ही रिएक्टेंट है तो ये आपका कौन सा मॉलिक्यूलरिटी हो जाएगी? यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर। इसी तरह अगर मान लो ये रिएक्शन है A प्लस बी टेंड्स टू प्रोडक्ट, तो ये हो जाएगा आपका बाइमॉलिक्यूलर। ठीक है, और मान लो अगर ऐसे आ जाए 2A प्लस बी, तो इसमें 3 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ट्राई मॉलिक्यूलर। ठीक है, वैसे एक खास बात आपको मालूम हो जाए कि किसी भी रिएक्शन में अधिक से अधिक 3 रिएक्टेंट ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, 3 से अधिक रिएक्टेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं। लेकिन जिन रिएक्शंस में 3 से अधिक रिएक्टेंट इन्वॉल्व हो जाए वो रिएक्शन एक ही स्टेप में नहीं कंप्लीट हो सकता, वो एक से अधिक स्टेप्स लेना शुरू कर देता है। 3 या 3 से अधिक रिएक्टेंट जब आने लगते हैं रिएक्शन में तो वो रिएक्शंस एक से अधिक स्टेप्स में जाने लगता है।
तो ऐसे रिएक्शन जो सिर्फ एक ही स्टेप में कंप्लीट हो उसको एलिमेंट्री रिएक्शन कहा जाएगा, और इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो जाएगी, इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी, इसकी मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगी। लेकिन जो रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में होता है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहा जाएगा। और रेट डिटरमाइन की अगर बात किया जाए, मतलब रेट कैसे, किसी भी रिएक्शन का रेट अगर हमको ज्ञात करना है तो रेट कैसे ज्ञात किया जा सकता है? तो अगर कोई रिएक्शन एक से अधिक स्टेप में चलता है, ठीक है, जैसे मान लो सपोज करिए ऐसे, मान लो कोई रिएक्शन है A टेंड्स टू D बन रहा है। अब इस रिएक्शन को D तक पहुंचने के लिए A पहले B में आ रहा है, फिर B आपका C में आ रहा है, और C आकर D में आ रहा है। तो 3 स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो प्रत्येक स्टेप एलिमेंट्री स्टेप माना जाएगा। अब इसमें ये रिएक्शन स्लो स्पीड में चला और ये वेरी स्लो स्टेप में चला और ये थोड़ा फास्ट हो गया। तो अब इसमें पूछा जाए कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होगा, किस स्टेप के द्वारा हम इस अभिक्रिया के वेग को ज्ञात कर सकते हैं। तो किसी रिएक्शन में जो स्टेप सबसे स्लो गति से चलता है, ठीक है, वो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप माना जाएगा। मतलब ये जो स्टेप आ रहा है यही स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो ये मॉलिक्युलरिटी है, और मॉलिक्युलरिटी का मतलब यही हुआ कि किसी भी रिएक्शन के रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इन्वॉल्व हुए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या ही उस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी कहलाती है, ठीक है। अब रेट लॉ और रेट इक्वेशन, रेट लॉ अथवा रेट इक्वेशन क्या होता है? किसी भी रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट और उस रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के मध्य जो इक्वेशन संबंध बताता है उस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? रेट इक्वेशन, या फिर उसी को रेट लॉ कहते हैं, ठीक है। मतलब जो समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग और उसमें इन्वॉल्व हुए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन के बीच संबंध व्यक्त करता है उस इक्वेशन को रेट इक्वेशन के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन है A + B = प्रोडक्ट, ठीक है। मान लीजिए इस रिएक्शन का जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन A की पावर P पर और B के पावर Q पर, ये समझ लीजिए, ठीक है। ये कंसंट्रेशन A की पावर P पर डिपेंड करे, B की पावर Q पर यदि डिपेंड करे, तो ये जो इक्वेशन मिला ये इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन यानी इस अभिक्रिया के वेग और कंसंट्रेशन के बीच संबंध को व्यक्त कर रहा है। तो ये इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा? रेट इक्वेशन। इसको और हम एक लाइन आगे प्रोसीड कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन = K कंसंट्रेशन ऑफ A to the power P into कंसंट्रेशन ऑफ B to the power Q, ठीक है। अब एक बात दिमाग में आती होगी कि ये पावर वाकई में होता क्या है। पावर का मतलब ये हुआ रिएक्टेंट की वो मात्रा जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। उन मात्राओं को हम पावर के रूप में दिखा देते हैं, कंसंट्रेशन के पावर के रूप में चढ़ा देते हैं। जरूरी नहीं, मान लो अगर A के 10 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना लें, ठीक है। हो सकता है कि इसके 10 में से केवल 7 मॉलिक्यूल ऐसे हों जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी हो, तो जिनके पास एक्टिवेशन एनर्जी होगी वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। तो अगर 7 मॉलिक्यूल के पास एक्टिवेशन एनर्जी है तो 7 ही मॉलिक्यूल इसके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। बात समझ में आया? तो जो मात्रा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है वो पावर के रूप में लिख दी जाती है। तो मान लो कि A के कंसंट्रेशन के P के पावर पर डिपेंड करता है, B के कंसंट्रेशन के पावर Q पर यदि रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है, तो इसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, या फिर ये, और यही इक्वेशन हमारा क्या कहलाता है? रेट लॉ, या फिर इसे हम कह सकते हैं रेट इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित एक और बात आती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट इक्वेशन में प्रदर्शित किसी सांद्रता पद की जो पावर होती है वो उस रिएक्टेंट के सापेक्ष उस रिएक्शन का ऑर्डर कहलाती है। ठीक है, एक बार फिर से समझिएगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट की सांद्रता की जो पावर होती है वो उस रिएक्टेंट के सापेक्ष रिएक्शन का ऑर्डर कहलाती है। अगर पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हमें बताना हो तो समस्त पावर्स को हम आपस में जोड़ देंगे, यानी ऐसे लिख सकते हैं ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू हो जाएगा P, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू B, B के सापेक्ष अगर देखा जाए तो Q है। टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना है, टोटल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये आपका हो जाएगा P प्लस Q। तो किसी भी रिएक्शन का टोटल मतलब ऑर्डर जो होता है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के कंसंट्रेशन का जो पावर होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। अब डिफरेंस क्या होता है मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर में? तो मॉलिक्यूलरिटी किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की संख्या को बताती है, ऑर्डर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन की पावर को बताता है। ठीक है, तो किसी भी रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी है वो किसी भी कंडीशन में जीरो नहीं हो सकती है, लेकिन जो ऑर्डर होता है वो जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल नंबर में भी हो सकता है, इंटीजर नंबर में भी हो सकता है, बट मॉलिक्यूलरिटी केवल और केवल इंटीजर फॉर्म में ही होती है, वो कभी जीरो या फिर निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता है। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के आधार पर कई प्रकार की अभिक्रियाएं हैं, उन अभिक्रियाओं के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।